विद्यार्थियों, कक्षा 10 के हमारे प्यारे विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल AS यूपी छाछठ एकेडमी में उनका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और शिक्षा के प्रति अग्रसर होंगे। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं के आपके सबसे महत्वपूर्ण किताब अर्थशास्त्र, जिसे आप आर्थिक विकास की समझ कहते हैं, उसका प्रथम अध्याय चैप्टर फर्स्ट हम विकास का अध्ययन कर रहे थे। हमने इससे पहले दो वीडियो में इसके कुछ पहले के पॉइंट्स को समझा, जिस पॉइंट का नाम है आय व मापदंड, यानी आय और मापदंड से पहले के पॉइंट्स को हमने वीडियो पार्ट 1 और 2 में समझा है। आइए अब हम आपके एनसीईआरटी किताब के इस पॉइंट को समझें और इस चार्ट के माध्यम से इस पॉइंट को सीखने की कोशिश करते हैं कि आय व अन्य मापदंड क्या है। आपके एनसीईआरटी बुक में ये तालिका दी हुई है, जो ये कहती है कि जब हम किसी देश या किसी राज्य की तुलना करने के बाद हम आय के आधार पर तुलना करते हैं और पाते हैं कि किस तरीके से जिसकी आय सबसे अधिक है वह सबसे ज़्यादा विकसित है, जिसकी US डॉलर में जिसकी प्रति व्यक्ति वर्ष भर की कुल आय जो है जिसकी सबसे अधिक है वह सबसे ज़्यादा विकसित है। लेकिन उसी पैमाने को हम यहाँ पर कुछ डाटाओं के आधार पर रखेंगे। आपके एनसीईआरटी किताब के तालिका नंबर 1.3 और 1.4 में ये आंकड़ा दिया गया है। 1.3 में अलग दिया गया, 1.4 में अलग दिया। हम इसको एक साथ लेकर समझेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, आय व अन्य मापदंड क्या है। देखिए, जब हम विकास की धारणा की बात करते हैं तो कहते हैं कि जिसके पास सबसे ज्यादा आय है, जिसके पास सबसे ज्यादा इनकम है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है, वर्ष भर की कुल आय, वह सबसे ज्यादा विकसित है। लेकिन यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि विकास सिर्फ आय यानी रुपया और पैसों से ही नहीं होता है। विकास के लिए अन्य मापदंड की आवश्यकता होती है। उदाहरण के रूप में माने तो आपके लिए क्या माने, उदाहरण रूप में यदि हम माने तो हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? परिवार है, परिवार है, आपके माता पिता है। आपके क्या है? माता पिता है। पैसा आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि माता पिता से ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए आय नहीं है। उसी प्रकार एक माता पिता के लिए भी बच्चे क्या हैं? बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनके लिए आय ही विकास नहीं है, आय ही सब कुछ नहीं है। इसी मापदंड को यहाँ पर रखा गया है और हम 3 राज्यों का उदाहरण और पुराने आंकड़ों को उठाकर हम देखेंगे, जो आपकी किताब के तालिका 1.3 1.4 में दिया गया है, और इससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ आय से ही विकास नहीं होता है, विकास का अन्य भी मापदंड शामिल किए गए। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर का पॉइंट जो है ये भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम पार्ट 4 में 2 पॉइंट और कवर करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आप देखिए नाम स्थान दिए गए हैं, ये 3 है, हरियाणा है, केरल है और बिहार है। ये भारत के क्या है? 3 राज्य हैं। 2023 और 24, ध्यान देखिएगा, 2023 और 24 के यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय दी है। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? देश की कुल आय, देश की कुल आय देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर जो औसतन जो आय प्राप्त होती है उसको प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी भारत के प्रत्येक व्यक्ति की एक वर्ष की कुल कितनी आय है, ये सिर्फ क्या है? अनुमान मात्र है। क्योंकि हमने आपको बताया था वीडियो नंबर पार्ट 2 में कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो सिर्फ एक अनुमान मात्र है, वह सटीक आंकड़ा नहीं है। क्योंकि भारत में किसी की आय क्या है? 5,000 रुपए, तो किसी की आय 15,000 रुपए। देखिए, प्रति व्यक्ति आय अगर हम निकालेंगे तो बहुत अधिक आएगा। ये 5,000 से अधिक आएगा या 15,000 के करीब आएगा या इससे भी ज्यादा आ सकता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आय अलग अलग है और स्थानों के आधार पर उनकी जनसंख्या भी भिन्न भिन्न है। कोई परिवार में 10 लोग हैं तो उसमें 9 लोग काम करते हैं, 9 लोग आर्थिक क्रियाएं करते हैं, 9 लोग क्या करते हैं? कमाते हैं। लेकिन किसी परिवार में 10 लोग हैं, लेकिन कमाते सिर्फ 2 लोग हैं और बाकी लोग नहीं कमाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? बहुत सारी भिन्नताएं हैं, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय जो हम निकालते हैं वो सिर्फ एक औसतन मात्र निकालते हैं। ठीक है, तो ये प्रति व्यक्ति आय दी है, ये 3 राज्यों की अलग अलग। ठीक है,
आंकड़ा 2023 और 24 का है। इसके बाद शिशु मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर 2020 का आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम समझेंगे कि शिशु मृत्यु दर क्या होता है। 2017 और 18 ध्यान से देखिएगा, 2017 और 18 की मैं बात कर रहा हूं कि साक्षरता दर यहां पर दी हुई है तीनों राज्यों की। इसके बाद निवल उपस्थित अनुपात, देखिए निवल उपस्थित अनुपात विद्यालयों की दी हुई है कि ये 3% के रूप में दिए हुए हैं, जो कि 2019 और 20 के आंकड़े समझ में आते हैं, ठीक है। अब हम इन आंकड़ों से समझेंगे कि विकास की दर क्या है, ठीक है। विकास सिर्फ आय से ही नहीं अन्य मापदंडों से भी होती है। जैसे शिशु मृत्यु दर की हम बात करें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं। प्रति व्यक्ति आय की हमने बात की कि देश की कुल आय में से देश की कुल जनसंख्या को विभाजित कर देंगे तो जो औसतन आय आएगा वो प्रति व्यक्ति आय होगा। इसके बाद आता है शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय के बाद क्या है, शिशु मृत्यु दर, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो शिशु मृत्यु दर को समझते हैं, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय को हमने पूर्ण रूप से समझ लिया। अब हम शिशु मृत्यु दर को समझेंगे। देखिए यहां पर आंकड़ा जो है वो 2020 का दिया हुआ है, ठीक है। अब सब पहले समझ लेते हैं शिशु मृत्यु दर होता क्या है। देखिए किसी वर्ष में जन्म लिए 1000 जीवित बच्चों में से, यानी किसी एक वर्ष की बात करें, जैसे 2020 की बात करें, 2020 की बात करें, 2020 में 1000 बच्चों ने क्या लिया, जन्म लिया। क्या लिया, 1000 बच्चों ने क्या लिया, जन्म लिया। अब उन 1000 बच्चों ने जो जन्म लिया, उन 1000 बच्चों में से, ध्यान सुनिएगा, उन 1000 बच्चों में से जो बच्चे एक वर्ष यानी उनका एक वर्ष का जो जन्मदिन मनाया जाता है, यानी फर्स्ट जो बर्थडे मनाया जाता है, पहला जो साल का जो जन्मदिन मनाया जाता है, नहीं वो एक वर्ष की आयु, ठीक है, यहाँ पर कीमत लगाइएगा, ठीक है। एक वर्ष की आयु से पहले उनकी मृत्यु हुई, से पहले मृत्यु हुई, पहले क्या हो गई, मृत्यु हुई। यानी 1000 जन्म लिए, 1000 पैदा हुए, 1000 बच्चों की संख्या में से एक वर्ष से कम आयु वाले जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है उनकी गणना शिशु मृत्यु दर में की जाती है। यानी 1000 जीवित बच्चों ने जो जन्म लिया है उनमें एक वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु की जो संख्या है, जो उनका प्रतिशत है, वह शिशु मृत्यु दर में गिना जाता है। इसके बाद आता है साक्षरता दर। ये आंकड़ा है 2017 और 18 का, ठीक है। पहले हम वर्ष को समझ लेते हैं, उसके बाद इनके नाम को समझ लेते हैं, फिर इनका आंकड़े को फिर हम मिलाकर समझेंगे, ठीक है। साक्षरता दर होता क्या है, वर्ष 2017 और 17 और 18 का जो आंकड़ा है वो कहता है कि साक्षरता दर होता क्या। देखिए साक्षरता दर किसी देश में या किसी राज्य में या किसी स्थान पे जहां का हम साक्षरता दर निकालना चाहते हैं, वहां पर एक वर्ष में 7 वर्ष की आयु, 7 वर्ष की जो आयु है, 7 वर्ष की आयु से अधिक के जो लोग हैं, लोग हैं, उनकी जो कुल संख्या है, यानी 7 वर्ष से आयु वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी उनकी लोग की कुल संख्या है, जैसे कि उदाहरण के रूप में मान लेते हैं कि 7 वर्ष से आयु के लोगों की संख्या किसी स्थान में, जैसे कि हम हरियाणा के मान ले तो 100 है, उदाहरण के रूप में माने क्या है, 100 है। अब इन 100 में से 80% जो लोग हैं वो क्या हैं, अपनी भाषा को समझने के लिए सक्षम है। यानी 100% में से 80% लोग पढ़ने लिखने के लिए, अपनी भाषा को समझने के लिए क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, सक्षम है। क्या है, सक्षम है। यानी कहने का मतलब यह है कि साक्षरता दर बताता है कि 7 वर्ष से अधिक के आयु वाले जितने भी बच्चे हैं या युवा हैं, उनकी कुल संख्या का कितना प्रतिशत वह अपनी भाषा को समझ सकते हैं और उसको जान सकते हैं।
जैसे मान लेते हैं कि 100 लोग हैं, 7 वर्ष की आयु से लेकर उससे ऊपर तक, यानी 7 वर्ष से उससे अधिक वाले जो हैं वो कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। अब उन 100 में से 20% मान लेते हैं, उदाहरण के लिए मान लेते हैं 20% लोग क्या हैं? अपनी भाषा को समझने में क्या है? सक्षम है। वो अपने विषयों के, अपने इलाके के बारे में जानते हैं, ठीक है, अपनी भाषा को समझते हैं। तो जहाँ जैसे मान लेते हैं कि इस जहाँ की हम बात कर रहे हैं, आप लोग जहाँ की हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पर क्या है 7 वर्ष से अधिक वाले, 7 वर्ष से अधिक वाले, मान लेते हैं कि 7 वर्ष की आयु से अधिक वाले जो लोग हैं वो 100 हैं, ठीक है, 100 लोग हैं। किसी भी स्थान को लेते हैं, मान लेते हैं 100 लोग हैं। उन 100 में से 20 लोग क्या हैं? 20 लोग क्या हैं? अपनी भाषा को समझने में सक्षम है, अपने क्षेत्र के बारे में, विषय के बारे में जानते हैं, ठीक है, अपने दर इलाकों की स्थितियों के बारे में जानते हैं, अपनी भाषा को समझने में सक्षम है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई में उनकी रुचि है, तो वहां का साक्षरता दर क्या होगा? 20% होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं निवल उपस्थित अनुपात क्या होता है। देखिए मैं आपको, भले लॉन्ग वीडियो हो रहा है, ठीक है, हम एक ही बात को दोबारा कहते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए कहते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। निवल उपस्थित अनुपात क्या होता है? निवल उपस्थित अनुपात बताता है कि किसी एक वर्ष में किसी राज्य की, चलिए हम राज्य की बात कर लेते हैं, ठीक है, किसी एक वर्ष में किसी राज्य की जिस 14 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक की आयु के जितने भी लोग हैं उनकी कुल संख्या में से कितने संख्या के लोग विद्यालयों में प्राथमिक स्तर की शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस भी इस विद्यालय का या जिस भी राज्य का हम आंकड़ा निकालेंगे वहां पर 14 वर्ष से 17 वर्ष की आयु तक के कितने बच्चे क्या करते हैं? विद्यालय जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर निवल उपस्थित अनुपात यह बताता है कि 14 से 17 वर्ष की आयु तक के 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, ठीक है। उन 100 बच्चों में से, यानी 14 से 17 वर्ष की आयु की जो कुल बच्चों की जो संख्या है उनमें से कितना प्रतिशत बच्चे विद्यालय जाते हैं। यानी जैसे मान लेते हैं, उदाहरण के रूप में मान लेते हैं कि 14 से 17 वर्ष की आयु के कुल 100 बच्चे कुल 100 बच्चे हैं, जिसमें से 80 बच्चे विद्यालय जाते हैं और 20% बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में निवल उपस्थित अनुपात 80% होगा और 20% अनुपस्थित अनुपात होगा। वर्ष हम क्या करते हैं? एक वर्ष का आंकड़ा लेते हैं और आयु की एक सीमा रखते हैं, जैसे कि 14 वर्ष से 17 वर्ष तक की बात करते हैं, ठीक है। अब हम इन राज्यों से समझ लेते हैं कि सबसे ज्यादा कौन विकसित है, ठीक है। हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय 3,25,759 है, ठीक है, 59 है, ठीक है। तो 3 लाख, यहाँ पर 59 आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से, थोड़ा सा दिखिए, मैं थोड़ा सा 59 को बढ़ाना, ठीक है। हरियाणा की बात कर लेते हैं। 2023-24 में जो प्रति व्यक्ति आय है, यानी एक वर्ष की जो आय है हरियाणा के लोगों की, वह कितनी है? 3,25,759, ठीक है। यहां पर शिशु मृत्यु दर क्या है? 28% है, ठीक है, 28% है। यहां पर केरल की बात कर लेते हैं। तो पहले हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? आय और शिशु मृत्यु दर का कंपेयर करेंगे, ठीक है। केरल की बात कर लें तो केरल में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2,81,001 रुपया, 2,81,001 रुपया वहां के प्रत्येक व्यक्ति की वर्ष भर की कुल आय है, लेकिन वहां पर मृत्यु दर कितनी है? सिर्फ 6% है। बिहार की बात कर लेते हैं तो बिहार में 2023 और 24 की बात करें तो वहां पे प्रति व्यक्ति आय 60,337 है, लेकिन वहां पे मृत्यु दर क्या है? 27%। अब इन दोनों आंकड़ों को समझिएगा। अब इन आंकड़ों से समझिएगा कि हरियाणा की जो मृत्यु दर है वो 28% है, 28% है, ठीक है। यानी यहां पर मृत्यु दर केरल के मुकाबले
4 गुना है, केरल के मुकाबले 4 गुना है। यानी यहां पर मृत्यु वाले बच्चों की संख्या क्या है, 4 गुना है। लेकिन यहां पर आय जो है वो कितनी है, केरल के मुकाबले क्या है, 1/3 ज्यादा है। यानी यहां पर 2,81,001 रुपया है और यहां पर कितना है, 3,25,759 है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यदि हम ये आंकड़ा देखें तो 3,25,759 में से 2,81,001 रुपए निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 44,758। यानी ये इससे कितना ज्यादा है, 44,758। ठीक है, 44,700 क्या है, 58 है। इससे केरल से हरियाणा 44,758 आय इसकी क्या ज्यादा है प्रत्येक व्यक्ति की, लेकिन यहां पर मृत्यु ज्यादा भी इससे ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि केरल में प्रति व्यक्ति की आय कम है, लेकिन वहां पर शिशु मृत्यु दर बहुत ही कम है। वहां पर 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु की संख्या बहुत कम है। यानी यहां पर मृत्यु दर बहुत कम है। ठीक है, इसके बाद बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार, अगर हम केरल की बात करें तो केरल से क्या है, कम है, केरल से कम है, आय में भी कम है और मृत्यु दर में क्या है, ज्यादा है। ये आंकड़ा जो है 2020 का है और ये आंकड़ा 2023-24 का है। तो ये दोनों वर्तमान के आंकड़े नहीं है और ना ही दोनों क्या है, समान वर्ष के हैं, ये अलग अलग आंकड़े हैं। लेकिन इससे समझा जा सकता है कि यहां पर जहां पर मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, वो विकास के मामले में पूर्ण रूप से आगे नहीं है। ठीक है, पूर्ण रूप से आगे नहीं है, क्योंकि विकास के लिए अन्य भी मापदंड शामिल किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने साफ साफ कह दिया कि भाई बिहार में जो है 2020 के आंकड़े बताते हैं कि 27% यहाँ पर शिशु मृत्यु दर है, जो कि केरल से क्या है, केरल से क्या है, केरल से बहुत अधिक है, 4 गुना है, 4 गुना है। ठीक है, हम 4 गुना ही मान लेते हैं। तो केरल से क्या है, 4 गुना है। इसका मतलब है कि बिहार जो है वह केरल के मुकाबले उसकी मृत्यु दर इससे 4 गुना ज्यादा है। और ये क्या है, प्रति व्यक्ति आय में भी पीछे है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में भी पीछे है। हरियाणा से भी कंपेयर करेंगे तो हरियाणा से और बिहार की जो शिशु मृत्यु दर है वह लमसम 19-20 के फर्क में है, 27-28 के रूप में है। लेकिन इनके आय में, प्रति व्यक्ति आय में भी बहुत फर्क हो जाता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हम जो है आय व अन्य मापदंड विकास के लिए देखते हैं, महज आय को ही नहीं देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं साक्षरता दर पे। साक्षरता दर की बात करें तो हरियाणा में 100 लोगों पर, कितने लोगों पर, 100 लोगों पर, यानी कुल प्रतिशत में से 80%, 100 लोग नहीं है, 100% है। जो यहाँ पर हम 100 कह रहे हैं वो क्या प्रतिशत है, यानी 100% में से, यानी कुल जनसंख्या में से जिनकी आयु क्या है, 17 वर्ष है, जिनकी आयु क्या है, जिसकी आयु 14 वर्ष है। ठीक है, जिसकी आयु 7 वर्ष है, क्या है, 7 वर्ष, 7 वर्ष से प्लस है, यानी अधिक है। यानी जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है, हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी कुल जनसंख्या का 80% वहां पर क्या है, अपनी भाषा को समझने के लिए पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत, 80%। केरल की बात करें तो 96% और बिहार की बात करें तो 71%, जो कि बहुत बेहतर है। ठीक है, ये आंकड़े हैं 2017 और 18 के। ठीक है, इसके बाद आता है निवल उपस्थित अनुपात की बात करें तो यहाँ मान लेते हैं 100 बच्चे हैं। ठीक है, कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे। 100 बच्चे में से 67 बच्चे, यानी कुल बच्चे जितने विद्यालय जाते हैं, जितने बच्चे क्या जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, जितने बच्चे विद्यालय जाते हैं उनका
उनके कुल प्रतिशत का 67%, यानी 100 में से 67 बच्चे क्या करते हैं, विद्यालय जाते हैं। 100 में से क्या करते हैं, 67 क्या है, 67% विद्यालय जाते हैं। यानी 100 बच्चों में से हम करें तो 7 3 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 6 3 33 और बिहार, ठीक है। तो केरल बिहार की बात करें, अगर हम केरल और बिहार की बात करें तो निवल उपस्थित अनुपात इन दोनों में क्या है, बड़ा फर्क है। अब समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 100 बच्चों की संख्या है, केरल की बात करें तो 100 बच्चों की संख्या है, 100 में से यहाँ पर 77% के बच्चे यानी 77 बच्चे जो हैं विद्यालय आते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, अपना पंजीकरण कराया है और विद्यालय आते हैं। बाकी जो बच्चे हैं वो विद्यालय नहीं आते हैं। वही बिहार की बात कर लेते हैं, तो बिहार में कम से कम आधी तिहाई 100 बच्चों में से 55% बच्चे यानी आधा तिहाई विद्यालय नहीं आते। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हम आय व अन्य मापदंड शिक्षा के आधार पर, विद्यालय की उपस्थितियों के आधार पर, उनके ज्ञान और कौशल के आधार पर, शिशु मृत्यु दर के आधार पर और राज्य के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर निकालते हैं, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रहे। तो इससे हमें पता चलता है कि विकास का जो पैमाना है, विकास का जो पैमाना है वो महज आय नहीं है अपितु अन्य मापदंड भी है। एनसीईआरटी के इन पैटर्न्स में ये देखने को हमें मिलता है, ठीक है। चलिए अब हम आपके अगले वीडियो में पार्ट 4 में एनसीईआरटी बुक के अगले के 2 पॉइंट्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।